अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर हमें न्यू स्टार्ट करना है और वो है वैरायटी ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ की वैरायटी क्या है, इनको क्लासिफाई कैसे किया गया है ताकि हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकें, एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी से, प्लांट्स को एनिमल से डिफर कर सकें और एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग से डिफर कर सकें। और प्लांट्स में भी फिर बहुत सी वेरिएशंस आ जाती हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, डिफरेंट हाइट के प्लांट्स हैं, डिफरेंट क्रॉप्स हैं, तो उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम सारी वो पढ़ेंगे, यानी हम इसमें वैरायटी पढ़ेंगे लाइफ की। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है और बताया गया है कि हमारे अर्थ पर अबाउट 1.5 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो एनिमल्स की हैं और 1/2 मिलियन स्पीशीज प्लांट्स की हैं, जिनको हम जानते हैं। इतनी बड़ी जो कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की, उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें हम इन स्पीशीज को क्लासीफाई कर सकें एक रीज़नेबल वे के अंदर, ताकि जब हम इनको पहचानना चाहें और एक प्लांट को दूसरे प्लांट से हम या एनिमल्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसके बहुत से पॉसिबल वेज हैं। मिसाल के तौर पे हम फ्लावर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं उनके कलर की बेस पे, हाइट या दूसरे फैक्टर की बेस पे, लेकिन इस तरह की जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे वो मीनिंगफुल नहीं होगी। क्यों मीनिंगफुल नहीं होगी? क्योंकि इस तरह की क्लासिफिकेशन एक ख़ास किस्म का हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़, क्योंकि कलर तो डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट होते हैं। और जैसे गुलाब है, उसके ही बहुत से कलर्स होते हैं, रेड, येलो, वाइट, और इसी तरह मालवेसी प्लांट का अगर देखें तो उनमें भी डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं। तो ये कोई ख़ास क्लासिफिकेशन की टाइप नहीं होगी, इससे हम डिफरेंस नहीं कर सकेंगे प्लांट के अंदर। अब हमें ये भी मालूम है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से सिमिलैरिटी रखते हैं, एक न किसी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हवाले से, यानी कहीं ना कहीं उनके आबाउजाद एक दूसरे के साथ रहे या उनकी इकट्ठे रहते थे, या उनके एक ही आबाउजाद थे जिसकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर्स सिमिलर हैं, और या उनका फंक्शन सिमिलर है उनकी स्ट्रक्चर का, या उनकी शेप के अंदर से सिमिलैरिटी है। इस लिहाज से हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पे जो स्पैरो है वो ईगल के साथ या पिजन के साथ ज़्यादा रिलेटेड है एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट। तो क्लासिफिकेशन जो है वो एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसी बेस पे होना चाहिए कि हम इंडिविजुअल्स को उनकी रिलेशनशिप के हवाले से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकें, या ऐसी टाइप की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए जो कि स्ट्रक्चर की बेस पे हो। जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसी वजह से तमाम लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किया है ग्रुप्स के अंदर, और उनकी सिमिलैरिटीज़ को शो किया है बेस्ड अपॉन होमोलॉजी, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। यानी ये वो बेसिस हैं जिनकी बेस पे उन्होंने उनकी क्लासिफिकेशन की है। होमोलॉजीज़ क्या हैं, यानी उनके स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई सिमिलैरिटी मिलती है तो इसको होमोलॉजी कहेंगे। कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, यानी उनके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनका आपस में कैसा ताल्लुक है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे के साथ मुशाबे है या नहीं, उनका खाने पीने का तरीका कैसा है। साइटोलॉजी, उनके टिश्यूज़ की स्टडी, या उनके टिश्यूज़ एक दूसरे से कितनी हद तक मिलते हैं, और इसके अलावा उनकी जीन्स या उनका जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से कितना मिलता है। तो ये बेसिस हैं जिनकी बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है। लार्ज ग्रुप्स को स्मॉल ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे छोटा ग्रुप जो है वो स्पीशीज़ है, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर स्पीशीज़ की डेफिनेशन आपको नज़र आ रहा है बोल्ड में और हाईलाइट करके बताया गया है। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन which can interbreed freely among themselves and produce fertile offspring, but are reproductively isolated from all other such groups in nature। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का कि एक स्पीशीज जो है ऐसा ग्रुप है पॉपुलेशन का, नेचुरल पॉपुलेशन का, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस करती हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं दूसरे ग्रुप से। यानी एक स्पीशीज के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स आपस में तो कर सकते हैं ब्रीडिंग, लेकिन दूसरे जो ग्रुप्स होंगे उनसे नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जितनी भी कैट्स हैं वो सारी एक स्पीशीज कहलाती हैं,
तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकती हैं, लेकिन दूसरे जो ग्रुप होगा जैसे कि डॉग हो गए या फॉक्स हो गई, तो उनके साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता। तो स्पीशीज क्या है, एक ऐसा ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखते हैं, एक जैसे उनका स्ट्रक्चर, उनका मोड ऑफ लाइफ स्टाइल, उनका फंक्शन सारा एक जैसा है और वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि जो इंटरब्रीडिंग का जो प्रोसेस है उसको हम एक क्राइटेरिया के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते स्पीशीज़ की रिकग्निशन के लिए, यानी हम इंटरब्रीडिंग को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए या एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। Each species possesses its own distinct structure, ecological and behavioral characteristics. तो यहाँ आगे बताया गया है कि हर स्पीशीज़ का अपना क्राइटेरिया है स्ट्रक्चर का, इकोलॉजी का यानी इन्वायरमेंट में रहने का, और अपने बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स का उनका एक डिस्टिंक्ट पैटर्न है। इसीलिए स्पीशीज़ एक इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट है। डिफरेंट स्पीशीज डू नॉट एक्सचेंज जीन्स बिटवीन दैम। तो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो एक दूसरे के साथ अपने जीन्स जो है एक्सचेंज नहीं करती। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स आपस में ही अपनी जीन्स को एक्सचेंज कर सकती हैं, लेकिन दूसरी स्पीशीज के साथ यानी कैट के साथ, ईगल, लाइन या दूसरी जो भी स्पीशीज है या प्लांट्स के साथ वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। Since long the living things are divided into two kingdoms. बहुत पहले ही लिविंग थिंग्स को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया गया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि कितने किंगडम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के? दो किंगडम है, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। फिर आगे किंगडम को भी डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट ईच किंगडम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप कॉल्ड फाइला। यहाँ पे ये बात आपने समझनी है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया गया है, प्लांट और एनिमल किंगडम। फिर हर किंगडम को यानी प्लांट किंगडम को भी डिवाइड किया गया है और एनिमल किंगडम को भी डिवाइड किया गया है फाइला के अंदर। फॉर प्लांट्स, एल्गी एंड फंजाई, अ फाइलम इन टर्न इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस, क्लासेस इनटू ऑर्डर एंड एन ऑर्डर इनटू फैमिलीज। यहाँ पर कैसे हम बनाएंगे फिर कि सबसे पहले आएगा किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर और ऑर्डर के बाद जेनरा और जेनरा के बाद स्पीशीज आ जाएगी। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर स्पीशीज एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ये क्या है, क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक यूनिट है। कन्वर्सली स्पीकिंग द ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू लार्ज more inclusive categories. Each category is more general than the one below it and has emergent properties. The taxonomic categories from species to kingdom from a hierarchy are described in the classification of Corn. यहाँ पर आपको बताया गया ना कि एनिमल और प्लांट्स किंगडम बनाए गए हैं, फिर उनको फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जनरा, स्पीशीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाई गई है। यहाँ पर कॉर्न जिसे हम मकई भी कहते हैं उसकी क्लासिफिकेशन दिखाई गई है। तो देखें आपने ये याद रखना है कि कॉर्न इंग्लिश में नेम है और जी मेज लिखा हुआ है ना, या जिया मेज भी पढ़ लेते हैं, जी मेज वैसे इसको कॉमनली कहते हैं। तो जी मेज जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है और ये आपने याद रखना है। और ये इसका अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। तो ये आपने सारा बताना है कि अब सबसे पहले क्या बताया गया है कि जो कॉर्न प्लांट है वो बिलोंग करता है किससे, किंगडम प्लांटी से। और फाइलम इसका है ट्रैकियोफाइटा, क्लास एंजियोस्पर्मी, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस जी एंड स्पीशीज मेज। तो इससे देखिए हमें पता चल जाता है कि ये जब हम किसी प्लांट की बात करेंगे, अगर हमें ये क्लासिफिकेशन आती होगी तो हम इजीली एक प्लांट को दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि अच्छा ये जो प्लांट कॉर्न है ये किंगडम प्लांट से बिलोंग करता है। फिर प्लांट किंगडम के बाद इसका जो फाइलम है वो ट्रैकियोफाइटा है। फिर ट्रैकियोफाइटा में भी एक एंजियोस्पर्मी है, फिर एंजियोस्पर्मी के अंदर आगे पोएल्स है और प्रेसी है, जी है, मीज है। अब ये सिंपली आप समझने के लिए ऐसे भी कर सकती हैं कि जैसे आप अपने आप को तसव्वुर कर लें कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। आप जब कहीं जाती हैं और अपना तारुफ कराएंगी, यानी मिसाल के तौर पे आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, तो आप अपना तारुफ कैसे कराएंगे कि आई एम अ पाकिस्तानी, ठीक है। फिर पाकिस्तानी जब आप बताती हैं तो आपको पता, बाकी लोगों को पता चल जाता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। फिर आगे कंट्री में भी आपसे मज़ीद पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में आप किस शहर में रहती हैं, तो आप बताती हैं इस्लामाबाद। तो वहाँ से पता चल जाता है कि अच्छा पाकिस्तान में ये इस्लामाबाद का शहरी है। तो
इस्लामाबाद में आगे मज़ीद आपसे कोई आपके घर आना चाहे या आपके मज़ीद एड्रेस पूछना चाहे तो फिर आप बताती हैं कि इस्लामाबाद में या फैसलाबाद में या लाहौर में फ़लाँ जगह पे मैं रहता हूँ। तो इस तरह से डिटेल आपकी आती है और आपका एक डिस्टिंक्शन आ जाती है और आपको पहचाना जा सकता है। या आगे जैसे आप अपनी कास्ट वगैरह का बताती हैं कि कोई सराइकी है, कोई पंजाबी है, तो ये जो सारी क्लासिफिकेशन है, ये जो सारे ट्राइब्स वगैरह बनाए गए हैं पहचान के लिए बनाए गए हैं ताकि एक को हम दूसरे से पहचान सकें। Members of a lower category resemble one another more than do the members of a higher taxon. के जो मेंबर्स हैं एक लोअर कैटेगरी की वो रिजेंबल करते हैं अपने जैसे दूसरे मेंबर्स के साथ एक हायर टैक्सॉन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या बताया गया है, हम देखेंगे कि प्लांट्स को किस तरीके से या एनिमल्स को किस तरीके से नाम दिए गए हैं। ये ऊपर आपने भी पढ़ा ना साइंटिफिक नेम, तो यहाँ पर हम नाम देना ही देखेंगे। अगर हम इसके लिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री में देखना होगा कि हिस्ट्री में कैसे उनको डिफरेंट नेम से पुकारा जाता था। अर्लीस्ट टाइम से अगर हम देखें तो प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट नेम दिए गए हैं, कॉमन नेम दिए गए हैं। पीपल उनको डिफरेंट पीपल उनको डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी गई हैं, लेकिन ये जो डिफरेंट नामों से उनको पुकारा जाता है उसकी वजह से कंफ्यूजन आ जाती है। यानी सराइकी में कुछ और नाम है उस प्लांट का, पंजाबी कुछ और कहते हैं उसे, इंग्लिश में उसका नाम कुछ और है, उर्दू में उसका नाम कुछ और है। तो हर जो इंसान है वो उसने अपना डिफरेंट उसका नाम रखा हुआ है। तो लेकिन ये एक कॉमन तरीका नहीं है किसी भी प्लांट या किसी भी कैटेगरी को पहचानने का, किसी भी स्पीशीज को पहचानने का। तो साइंटिस्ट ने ज़रूरत महसूस की कि एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसपे सब मुत्तफिक हों और उस तरीके से जब हम नाम देंगे तो सब उसको पहचान सकें कि यहाँ पर बात कौन सी स्पीशीज की हो रही है। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल दी गई हैं, मिसाल के तौर पे अनियन है, its common name is प्याज, but in different regions of Pakistan it is also known as गंडा, बत्सल और बसल। in different countries it would have another set of names। ठीक है, पाकिस्तान में इसके डिफरेंट नाम है, डिफरेंट कंट्रीज में इसके और डिफरेंट नाम होंगे। इसी तरह अमलतास जो है उसको अगवेट भी कहते हैं, गरमाला भी कहते हैं, गोल्डन शॉवर और Persicaceae are common names for the same plant. Thus, the same plant may have different names in some cases. A single name refers to several different plants or animals. What is bluebell? अब bluebell अक्सर हम नाम सुन रहे होते हैं ना प्लांट का। Dozen of plants with bell-shaped flower are called bluebells. Similarly, the word blackbird would mean a crow as well as a raven. कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। तो क्या बता रहे हैं कि हमने जो इनके डिफरेंट कॉमन नेम्स रखे हुए हैं ये कोई तरीका नहीं है इनको याद रखने का और इनकी कोई बेसिक साइंटिफिक बेसिस नहीं है इनकी। तो एक बायोलॉजिस्ट है उसके मुताबिक एक फिश जो है वो एक वर्टिब्रेट है, एनिमल विद अ बैकबोन। ठीक है, यानी जो बायोलॉजिस्ट है वो एक फिश को एक वर्टिब्रेट समझता है जिसकी एक बैकबोन होती है। फिश फिन्स हैं और उसके गिल्स हैं। लेकिन सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट। नाम से देखने में तो लगता है कि ये भी फिश होगी, लेकिन ये सिल्वर फिश नहीं है बल्कि एक इंसेक्ट है। और एक क्रे फिश जो है वो एक या जेली फिश है। एंड स्टार फिश डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ अ फिश। क्या बता रहे हैं कि ये हमने जो नाम रखे हुए हैं सिल्वर फिश और क्रे फिश, ये जेली फिश, देखने में नाम सुनने में हमें लगता है कि ये जेली फिश, क्रे फिश और सिल्वर फिश क्या होंगी, फिश होंगी। बट टू अ बायोलॉजिस्ट ये तीनों क्या है, फिश की ट्रू डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये वर्टिब्रेट नहीं है तीनों। इसीलिए ये जो कॉमन नेम्स हैं ये कंफ्यूजन काज करते हैं। तो 18 सेंचुरी में कार्लस लिनियस एक साइंटिस्ट था, स्वेडिश बॉटनिस्ट था। उसने एक सिस्टम डिवाइस किया एंड क्लासिफाइंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स नोन टू हिम। और जितने भी वो ऑर्गेनिजम्स को जानता था उसने सबको क्लासिफाई किया। हिज सिस्टम इज यूज टुडे इंटरनेशनली। आजकल उसका सिस्टम इंटरनेशनली यूज किया जाता है। ही डिस्कार्डेड द कॉमन नेम। डिस्कार्डेड आपको पता है ना, जैसे हम कोई मैसेज वगैरह लिखें और फिर वो अगर हम उसको ख़त्म करना चाहें तो ऊपर ऑप्शन आता है डिस्कार्डेड के ख़त्म कर दिया जाए। तो उसने जितने भी कॉमन नेम्स थे उन सबको ख़त्म कर दिया और उसने अपनी तरफ से एक साइंटिफिक नेम दिया उन तमाम प्लांट्स और एनिमल्स को, बल्कि उन तमाम प्लांट्स को। ही टुक द साइंटिफिक नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड। और उसने जो नामों का इंतखाब किया वो लातीनी ज़ुबान उसने चूज़ की क्योंकि वो लातीनी था और उसको लातीनी ज़ुबान आती थी, तो उसने लैटिन वर्ड यूज़ किए। Linnaeus published the list of names of plants in 1753. The characteristics of the organisms or the person who
कलेक्टेड, और ये जो नाम है वो बेस करते हैं एक उस साइंटिस्ट के नाम पे जिसने उस प्लांट को या तो वो नाम दिया हो या उसको कलेक्ट किया हो। हिज सिस्टम spread rapidly and became so popular that he used its letter on its name animals and published his list in 1758। यानी कार्लस लिनियस ने सबसे पहले प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की। उसकी ये क्लासिफिकेशन इतनी मकबूल हुई, इतना लोगों ने उसको ऑथेंटिक समझा कि ये बहुत अच्छा तरीका है प्लांट्स को एक दूसरे से क्लासीफाई करने का और याद रखने का। फिर के उसने एनिमल्स की भी लिस्ट बनाई थी यहाँ से, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। तो लीनियस ने जो सिस्टम बनाया हर स्पीशीज को नाम देने का, वो कंप्राइज था 2 वर्ड्स पे, यानी हर स्पीशीज को जो उसने नाम दिया वो 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट था। एक था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इस नाम देने का जो तरीका था इसको क्या कहा गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या किसे कहते हैं। तो Linnaeus system of giving each species a scientific name consisting of 2 words is known as binomial nomenclature। कि हर स्पीशीज को उसने जो नाम दिया वो 2 नामों पे कंसिस्ट था, बाई 2 को कहती हैं, तो इसलिए बाइनोमियल 2 नामों वाला नोमेनक्लेचर था ये। द फर्स्ट नेम रेफर्स टू द जीनस, उसका जो पहला नेम था वो जीनस से लिया गया कि वो किस जनरा से बिलोंग करता है, और इसको जेनरिक नेम कहा गया। एंड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, पहला जो साइंटिफिक नेम का जो 2 वर्ड्स होते हैं ना, उसमें से जो पहला वर्ड है, पहला लेटर है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और ये जनरा से बिलोंग करता है। और जो दूसरा नेम है स्पेसिफिक नेम फॉलोज द जेनरिक नेम एंड बिगिन विद स्मॉल लेटर, और जबकि जो स्पीशीज वाला नेम है, लास्ट वाला नेम है, वो हमेशा स्पीशीज से बिलोंग करता है और वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। साइंटिफिक नेम फॉर अनियन इज एलियम सिपा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी गई हैं आपको कि अनियन के लिए जो उसने साइंटिफिक नेम निकाला वो है एलियम सीपा। अब ये जो एलियम आपको नजर आ रहा है ये पहला लफ्ज है और ये बिलोंग करता है जनरा से। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस प्लांट का जो जनरा है वो क्या है, एलियम है, और ये कैपिटल लेटर से शुरू किया जाएगा। और जो दूसरा नाम है इसको स्पीशीज नेम कहा जाता है और इसका नाम ये है सीपा और ये स्मॉल लेटर से शुरू होता है। अच्छा, इसका एक और तरीका नेम साइंटिफिक नेम लिखने का एक तरीका ये भी है कि या तो इसको इटैलिसाइज किया जाए, यानी इटालियन राइटिंग में लिखा जाए, जिसे हम टेढ़ा करके लिखते हैं थोड़ा सा, या फिर उसके नीचे लाइन लगा दी जाए। अमलतास केशा फिस्टुला इसका साइंटिफिक नेम है। मैन के लिए होमोसेपियंस। बोटेनिकल नेम फॉर पोटैटो इज सोलेनम tuberosum, and for brinjal solanum melangina। The same generic name for potato and brinjal reflects close relationship between these two species। यानी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, सोलैनम ट्यूब्यूसम एंड सोलैनम मेलंजीना दोनों का एक ही जनरा से ताल्लुक है, इसीलिए इनके पहले नेम भी एक जैसे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि पोटैटो और ब्रिंजल बैंगन दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद है एवरी स्पीशीज हैज ओनली वन साइंटिफिक नेम द वर्ल्ड ओवर। इनिशियली द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द अपीयरेंस। यहाँ बताया गया है कि साइंटिफिक नेम सिर्फ एक ही है, एक से ज़्यादा कोई नाम नहीं है, और मॉर्फोलॉजी में भी वो एक दूसरे से मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल, बट विद एडवांसमेंट इन द knowledge of cytology, physiology, genetics and molecular biology, the classification of organisms has been modified। यानी पहले सिर्फ जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बेस पे थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक की बेस पे भी क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया। तो ये जितने भी यहाँ पर साइंटिफिक नेम बताए गए हैं, जितने भी प्लांट्स के, वो आपने याद करने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं कि अनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम क्या है, या जो सोलेनम है वो किसका साइंटिफिक नेम है। तो इस तरह आपने सारा याद रखना है। तो इसको आप समझें, उसके बाद मुझे फीडबैक दें अपना, फिर हम कल ये 2 to 5 इंडियन क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।